हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स के बारे में और हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आप सभी जानते हो कि कैपेसिटर का काम क्या है। ये अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाएगा, ये खुद तो बनाएगा नहीं। ये पहले एनर्जी को स्टोर करेगा और जरूरत पड़ने पे उस एनर्जी को प्रोवाइड करवाएगा। तो हमें निकालना है कि एक कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कैसे करता है और कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर था और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। तो एट टी इक्वल टू 0 जब हमने इसको जस्ट कनेक्ट ही किया है, ठीक है, उससे पहले ये कनेक्टेड नहीं था। तो जब स्टार्टिंग की थी टाइम 0 पे, इस पे जो चार्ज था कैपेसिटर पे वो बच्चों 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, जब आप कनेक्ट करेंगे तो टाइम के साथ धीरे धीरे इस पे चार्ज आना डेवलप होगा और उस चार्ज की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। कैसे होगी? तो अब जब चार्ज आ रहा है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में। और मैक्सिमम चार्ज कितना जा सकता है? मान लेते हैं कि जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तब इस पे नेट चार्ज कितना आएगा? क्यू। और क्यू कितना आ सकता है? इज इक्वल्स टू सी वी, जितना पोटेंशियल बैटरी का है, ठीक है, जितनी ईएमएफ की बैटरी है। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, कि प्लेट का एरिया कितना है और प्लेट के बीच में स्पेसिंग कितनी है, उस पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। और कितनी ईएमएफ की बैटरी हमने प्रोवाइड करवाई है, इन दोनों की प्रोडक्ट डिसाइड करेगी कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना आएगा। ठीक है, ये फाइनल चार्ज है कि इतना चार्ज इस पे आ सकता है। हम मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे हमारा कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है। ठीक है, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अभी एक इंटरवल लिया हमने टी टाइम का, मतलब कि टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया? क्यू चार्ज आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट dt टाइम में, t प्लस dt टाइम में dq चार्ज और आ रहा है कैपेसिटर पे। ठीक है, यहां से dq चार्ज हम लेके जा रहे हैं प्लेट के ऊपर। तो इस dq चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब किसी भी चार्ज को, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? अभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? q। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? c। और मान लेते कि इस टाइम पे इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। ओके, इसको ई कर देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? क्यू बाय सी, है ना, कि अभी इस टाइम पे जब प्लेट्स पे चार्ज क्यू है तो उनकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो है क्यू बाय सी। इस पोटेंशियल डिफरेंस की प्रेजेंस में हमें डी क्यू चार्ज लेके जाना है प्लेट के ऊपर। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन क्या होता है? जो चार्ज हम लेके जा रहे हैं और जिस पोटेंशियल की प्रेजेंस में लेके जा रहे हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देती है? वर्क डन। अब ये तो स्मॉल वर्क डन है फॉर द स्मॉल चार्ज dq। ऐसे करते करते dq चार्ज करते करते हम नेट चार्ज कितना करेंगे? इस पे q चार्ज करेंगे नेट। तो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना हो तो ऐसे स्मॉल dq dw को ऐड करके हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क डन अगर निकालना हो तो हम इस dw को इंटीग्रेट कर देंगे। dw की वैल्यू क्या है? q बाई सी dq। और dq हमारा 0 से q तक वेरी करेगा जो चार्ज है। स्टार्टिंग में चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज इस पे क्या होने वाला है? q चार्ज। तो 0 से q चार्ज की वैल्यू हम जाने वाले हैं तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से q। 1 बाई सी बाहर आ जाएगा बच्चों, c कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा? q dq, 0 से q चार्ज तक।
क्यू डी क्यू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा क्यू स्क्वायर बाय 2, 0 से क्यू चार्ज। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करी तो क्यू स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट पुट करी तो 0, यानी कि वर्क डन क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यानी कि हमारे कैपेसिटर को 0 से क्यू चार्ज तक चार्ज करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, हमारे चार्ज की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो एनर्जी क्या आई बच्चों, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यानी कि हमारा कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, इतनी। जितना वर्क करना पड़ेगा इसको चार्ज करने में, वही वर्क डन इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब क्यू हमारा क्या होता है, cv। तो क्यू की जगह अगर cv पुट करोगे तो हम एनर्जी स्टोर को एक और फार्मूला भी बना सकते हैं इसका, cv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c। एक c कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, हाफ c v स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया बच्चों। एक फार्मूला और भी बना सकते हो, यहां से c की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा, q बाय v, है ना। ये c अगर यहाँ पे पुट कर दो तो एनर्जी स्टोर्ड क्या बन जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2 क्यू बाय वी, वी ऊपर चला जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, हाफ क्यू वी। ठीक है, तो इसको जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें जो कुछ दिया होगा, अगर उन्होंने चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करें। ठीक है, जो चीज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर एक फॉर्मूला याद है तो बाकी दोनों तो हम खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी का तो यूज करना है। एक बार सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये आई है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब ये तो कैपेसिटर ने चार्ज होने के लिए, ठीक है, खुद पे चार्ज एक्वायर करने के लिए जितना वर्क डन किया वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। लेकिन हमारी ये जो बैटरी है ये कितना वर्क डन कर रही है इसको चार्ज करने में। ठीक, हमारी बैटरी, इसके पास पोटेंशियल V है और ये चार्ज कितना सप्लाई कर रही है, हमारी V पोटेंशियल की बैटरी टोटल चार्ज सप्लाई कर रही है Q चार्ज। ठीक है, इस पे नेट चार्ज कितना आया हमारे कैपेसिटर के ऊपर, Q चार्ज आया है ना नेट। तो बैटरी ने टोटल कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, Q चार्ज, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से सप्लाई करिए, V से। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, चार्ज सप्लाइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ V पोटेंशियल। तो QV जो है वो वर्क डन आएगा बैटरी का, यानी कि बैटरी ने इतना वर्क डन किया। तो ये जो वर्क डन है ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी स्टोर तो कर नहीं रही, बैटरी लूज कर रही है अपनी एनर्जी, तो ये क्या होगी, एनर्जी लॉस्ट। तो एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी कितनी है, QV। और हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये कितना है, हाफ QV। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यानी कि बैटरी ने एनर्जी लूज की QV, कैपेसिटर ने स्टोर की हाफ ऑफ QV। तो हम क्या बोल सकते हैं, 50% ऑफ एनर्जी is stored by capacitor। टोटल एनर्जी का 50% तो कैपेसिटर स्टोर कर लेता है एंड 50% gets lost in form of heat। ठीक है, बाकी की 50% हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। ओके, यानी कि जो कैपेसिटर है वो उस बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की है उसका सिर्फ हाफ ही स्टोर कर पाता है, हाफ वेस्ट गया। और कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, अगर V पोटेंशियल की बैटरी हमने
अप्लाई की है, तो जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा वो कितनी करेगा, हाफ क्यू वी या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है यहाँ तक? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो, अगर फिर भी कोई डाउट बचता हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही एक छोटी सी चीज और है, वो देख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी को बच्चों स्मॉल यू से लिखते हैं, और ये क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है जो कि एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसमें ये गैप हमारा डी है, प्लेट का एरिया ए है, ठीक, दोनों प्लेट ए एरिया के बीच में गैप डी है, तो हमारे पूरे कैपेसिटर की वॉल्यूम क्या बनेगी बच्चों, एरिया मल्टीप्लाइड विद द सेपरेशन। ठीक है, ये एरिया और बीच में गैप डी, तो ए इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। इस वॉल्यूम में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, अभी हमने निकाला था क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इसको कैसे लिख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी। ठीक है, हम इसका यूज कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल रहेगा, काटने पीटने में आसानी रहेगी, आगे देखेंगे। इन दो का यूज करोगे तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन करनी पड़ेगी, लेकिन हो तो इनसे भी जाएगा। अभी इसका यूज करते हैं, जब हमारी एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और वी, वी क्या आएगा, अगर दोनों कैपेसिटर्स की जो प्लेट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हुई, ई, और सेपरेशन डी है, तो ई इंटू डी हमारा क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद होगा ये रिलेशन था। ठीक है, यहाँ से डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, जब ये चार्ज हो जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही यहाँ पे आएगा, तो इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, वी इज इक्वल्स टू ई, और डी आर क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है, डी, तो ई इंटू डी हमारा क्या बनेगा, वी। ओके, तो जब इन दोनों का यहाँ पे यूज करोगे क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इंटू ई डी का होल स्क्वायर। ओके, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एनर्जी स्टोर्ड, और ये है वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या बन जाएगी बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ए से ए कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड क्या आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिलेशन में एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, ई स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है दोनों प्लेट्स के बीच में, यही हमारी क्या है, एनर्जी स्टोर। अब एक काम की चीज ये है कि ये जो रिलेशन है ये हमने कैपेसिटर के लिए फाइंड आउट किया, लेकिन ये हर चीज पे एप्लीकेबल है। जहां पे भी हमारी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम उन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा खाली स्पेस था, खाली स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, वहीं अगर हम इस स्पेस को भर दें
किस चीज से बढ़ते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बढ़ते हैं। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक, और उससे इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो कैपेसिटर्स होते हैं उनमें प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको खाली नहीं रखा जाता, उसमें डाइलेक्ट्रिक फिट कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इसकी एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज हो जाती है, और कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा तो हमारे लिए तो फायदा है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक क्या होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, और डाइलेक्ट्रिक की हेल्प से कैसे इसकी एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज होती है वो भी हम तभी देखेंगे। अभी मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें जो एनर्जी स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज हो रही है यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो कांटेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ। ओके बच्चों, जय श्री राम।